आगे बात करते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए प्रत्येक आव्यूह व्युत्क्रमणीय नहीं होता है, इसके लिए कंडीशन दी जाती है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन होगा? जिसका सारणिक का मान क्या हो, 0 न हो। तो देखिए ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, उसका सारणिक का मान निकाला जाए और वो 0 के बराबर न आए तो हम कहेंगे इसके प्रतिलोम का अस्तित्व हो जाएगा, मतलब कि ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा। इंग्लिश में बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिसका ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता हो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो एक वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है यदि उसके सारणिक का मान 0 के बराबर 0 के बराबर न आए। तो इस तरह से सारणिक का मान निकालकर हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा आव्यूह व्युत्क्रमणीय है और कौन सा आव्यूह अव्युत्क्रमणीय है। बात करते हैं आगे। नोट में देखिएगा विशेष बात दी गई है, यदि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास समान कोटि के, वर्ग मैट्रिक्स हैं समान कोटि के हैं ए और बी, ठीक है। अब अगर ए और बी दोनों ही व्युत्क्रमणीय हैं, ए भी व्युत्क्रमणीय है और बी भी व्युत्क्रमणीय है, तो ए और बी के गुणनफल से जो मैट्रिक्स नया बनने वाला है वो भी निश्चित रूप से व्युत्क्रमणीय होगा। अर्थात ए भी परिभाषित होगा और बी ए भी परिभाषित होगा और ए भी व्युत्क्रमणीय होगा और बी ए भी व्युत्क्रमणीय होगा। यानी कि ए बी का इनवर्स फाइंड आउट किया जा सकता है। यानी कि यदि ए इनवर्स का अस्तित्व है आपके पास और बी इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब व्युत्क्रमणीय है, तो ए बी के होल इनवर्स को भी परिभाषित किया जा सकता है और इसकी वैल्यू आती है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो कि आपको गुणधर्मों में आगे बता दी जाएगी बच्चों। तो ये बात विशेष थी, आपने नोट कर लिया होगा। उदाहरण लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 2x2, इसका ऑर्डर है, वर्ग मैट्रिक्स है। इसका हमने सारणिक निकाला। देखिए सारणिक का मान निकालेंगे तो 8 को 1 से गुणा किया, कितना हुआ 8, और माइनस कर दिया 4 दूनी 8, 8 में से 8 गया, कितना आ गया 0। तो बच्चे देख पा रहे होंगे ए के सारणिक का मान कितना हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय नहीं है। कौन? ए व्युत्क्रमणीय नहीं है। तो हमने आगे लिख दिया ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। अगर व्युत्क्रमणीय होता तो ए के इनवर्स का यानी प्रतिलोम का अस्तित्व होता। चलिए आगे एक और उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए, एक मैट्रिक्स है, इसके सारणिक का मान निकालेंगे तो 4 इंटू 1 कितना 4 और 3 इंटू 2 कितना 6, कितना आएगा बच्चों का -2 आ जाएगा, जैसा कि आपने ज्ञात किया है। और -2 आया तो ये 0 के बराबर नहीं आया, और 0 के बराबर नहीं आया तो आप कहेंगे कि ए के सारणिक का मान जो है वो 0 नहीं है, इसलिए ये आव्यूह व्युत्क्रमणीय है। और व्युत्क्रमणीय होगा तो ए इनवर्स यानी कि ए के प्रतिलोम का अस्तित्व भी हो जाने वाला है। तो यहां पर ये चीज निकल कर आती है कि जो ए आपका आव्यूह था, वर्ग आव्यूह, वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। चलिए आगे प्रतिलोम आव्यूह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है। देखिए आपने प्रथम चैप्टर पढ़ा था, उसमें कुछ संक्रियाएं पढ़ी थी कि ए स्टार बी इक्वल टू ई यानी आइडेंटिटी आ जाए, और बी स्टार ए इक्वल टू यानी कि विलोम भी सत्य हो जाए। तो यहां से क्या चीज निकल कर आती थी, यहां से कहते थे जो ए है उसका जो प्रतिलोम है वो बी बन जाता है। यही तो बात निकल कर आई थी। तो यहां पर भी देखिए, यहां पर अलग अलग संक्रियाओं में आइडेंटिटी एलिमेंट यानी तत्समक अवयव अलग अलग होता है आपका। मैट्रिक्स गुणन जो है उसके अंदर जो तत्समक अवयव है आपका वो क्या होता है, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव 1 0 0 3/3 का लिखें तो 0 1 0 0 0 1, ये तत्समक अवयव 2/2 का लिखेंगे 1 0 0 1, है ना। तो इस तरह से तत्समक अवयव के बारे में, आई के बारे में आपको जानकारी है। यदि कोई मैट्रिक्स ए के साथ कोई दूसरा मैट्रिक्स बी गुणन करे और गुणन के बाद प्रतिफल जो है क्या आ जाए, तत्समक, तत्समक यहां पर जैसा आया बिल्कुल वैसी ही बात है।
अगर तत्समक आ जाए और विलोम भी सत्य हो, यानी कि b इंटू ए भी ही आ जाए, तो यहाँ से प्राप्त होता है, हम कह सकते हैं कि पहले अवयव के साथ जो दूसरा अवयव जो मैट्रिक्स के रूप में है, तो ए मैट्रिक्स के साथ जब बी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता है तो क्या दे देता है, तत्समक अवयव दे देता है। तो इससे थ्योरी निकल कर आती है कि पहले मैट्रिक्स का इन्वर्स कौन हो जाएगा, बी, या मैं कहूँ बी का इन्वर्स कौन हो जाएगा, ए। तो यहाँ से आप कहते हैं ए के प्रतिलोम का अस्तित्व इस प्रकार होता है। तो देखिए परिभाषित करते हैं, किसी मैट्रिक्स ए के लिए एक अन्य मैट्रिक्स बी यदि विद्यमान हो तो ए का प्रतिलोम कहलाता है यदि और केवल यदि क्या हो जाए, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ये आपको प्राप्त हो जाए, तो ए का प्रतिलोम कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैसे डिनोट करते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू बी, ऐसा हो तो ठीक है। तो मैं आपसे कहूं कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ जब भी ऑपरेशन करेगा, प्रतिलोम के साथ ऑपरेशन करेगा, किसका, मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या आ जाना चाहिए, आई आ जाना चाहिए। यहाँ से बच्चों को ये बात भी मिलती है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, और अगर विलोम भी करें तो ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू भी क्या आएगा, आपका आई आएगा। मतलब कभी भी कोई मैट्रिक्स अपने प्रतिलोम के साथ अगर गुणन करेगा तो क्या दे देगा, तत्समकता दे देगा, मतलब कि आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके सामने रिजल्ट के रूप में आएगा। ठीक है, मैट्रिक्स ए के प्रतिलोम मैट्रिक्स को ए इनवर्स से संकेत से, जैसा कि मैंने बताया, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इनवर्स से, तो संकेत से व्यक्त करते हैं, यानी कि ए इनवर्स यानी कि ए का प्रतिलोम कौन हो जाएगा बच्चों का, बी मैट्रिक्स हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब ए बी इक्वल टू आई हो और इक्वल टू क्या हो, बी ए हो। ये प्रतिबंध अगर संतुष्ट होता है तो। चलिए आगे बात करें। अब हम जानते हैं, देखिए आप आगे सिद्ध करेंगे, हम कोई मैट्रिक्स लेंगे, इस बात को हम सिद्ध भी करेंगे, जब भी कोई मैट्रिक्स ए अपने एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई हो तो सामने जो रिजल्ट आता है ए का सारणिक इंटू आई आता है, और इसका विलोम भी सत्य होता है, यानी एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करेगा तब भी आपको यही मिलने वाला है। अभी करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये जो सारणिक है ए का, ये क्या है, एक अदिश राशि है। आप तो जानते हैं कि किसी भी वर्ग आव्यूह का जब आप सारणिक निकालते हैं तो आपको क्या मिलती है, एक संख्या मिलती है। संख्या मिलती है तो ये क्या होगी, एक संख्या होगी। अच्छा, आप यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ए का वैल्यू जो ए के सारणिक की है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये तो पूरा शून्य हो जाता है, और नहीं होगा तभी उसके इनवर्स का एग्जिस्टेंस होगा। तो यहाँ पर ये बात विशेष ध्यान रखें कि ए के सारणिक का मान यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा सारणिक है, ऐसा वर्ग मैट्रिक्स है आपका ए जिसके सारणिक का मान 0 न हो, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो हम कह रहे हैं कि एक मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह अपने एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या देगा, ए का सारणिक इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई दे देगा, और विलोम भी सत्य होगा। तो मैं ए के सारणिक का अगर पूरी इक्वेशन में भाग दे दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने यहां भाग दिया, यहां से ये हट जाएगा क्योंकि कट जाएगा। तो एडजॉइंट ए के नीचे जब ए के सारणिक का भाग लगेगा और इधर भी मैं एडजॉइंट ए के नीचे ए के सारणिक का भाग लगाऊंगा, तो आप देख रहे हैं ए से एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है। कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, एडजॉइंट ए अपॉन ए का सारणिक, और सामने क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने एक नियम पढ़ा था बच्चों, और नियम ये था कि ए के साथ एक मैट्रिक्स बी मल्टीप्लाई हो और सामने तत्समक अवयव उत्पन्न हो जाए और बी इंटू ए भी सत्य हो जाए, तो आपने क्या कहा था कि ए का इनवर्स कौन हो जाता है। ये बात इंप्लाइज करती है कि बी जो है दूसरा मैट्रिक्स आपका पहले मैट्रिक्स का प्रतिलोम कहला सकता है, या मैं कहूं कि पहला मैट्रिक्स दूसरे का प्रतिलोम कहला सकता है। तो यहां पर बात देखिए, ए ये पूरा का पूरा बी हो गया कि नहीं हो गया, ए इंटू बी इक्वल टू आई, और मैं इसको बी बोल दूं इस मैट्रिक्स को, तो b इंटू ए इक्वल टू आई, ये बात सत्य हो गई। तो इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका इन्वर्स किससे दिया जा सकता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए के सारणिक से। तो यहाँ से ये नियम निकल कर आता है बच्चों का कि ए इन्वर्स की वैल्यू जो होती है वो एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि सहखंडज मैट्रिक्स में ए के सारणिक का भाग दे दें तो उसके बराबर प्राप्त होती है। मैं थोड़ा अच्छा लिखूं तो 1 अपॉन ए का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए,
ये वैल्यू जो होती है ए इनवर्स को प्राप्त करने के काम में आती है। जब भी हम ए इनवर्स निकालेंगे तो पहले क्या निकाल देंगे, ए का एडजॉइंट निकाल देंगे और वो मैट्रिक्स प्राप्त जो होगा उसमें ए के सारणिक का भाग लगा देंगे तो आपको बच्चों को क्या मिल जाएगा, ए का प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण 24 क्या कहता है कि यदि ए कोई मैट्रिक्स हो तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू ए का सारणिक इंटू आई। ये आपका देखिए दिया हुआ। तो यहां पर गौर करने वाली बात है बच्चों कि ए जब एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए का सारणिक इंटू आई देगा और विलोम भी सत्य होगा। थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी, अब चेक भी कर लेते हैं ऐसा होगा क्या। ठीक है, सबसे पहले फिर ए इनवर्स भी ज्ञात कर लेंगे। ए इनवर्स ज्ञात कैसे करेंगे, अभी अभी आपको पीछे फॉर्मूला बताया। ए इनवर्स एडजॉइंट ए मिल जाएगा तो ए के सारणिक का भाग देकर ए इनवर्स भी ज्ञात करके बता देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ए प्रत्येक इस ए के प्रत्येक अवयव का क्या निकालेंगे, सेखंड निकालेंगे और सेखंडों से बना एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको क्या बोलेंगे बच्चे, ए आई जे का मैट्रिक्स, यानी कि सेखंडों का मैट्रिक्स। और उसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे वो किसके इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल हो गया। इस तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए प्रत्येक अवयव का, एक का, तीन का, इन सब अवयवों का हम क्या निकालेंगे, सेखंड सबसे पहले निकालेंगे। देखिए आप जानते हैं प्रत्येक अवयव सेखंड और उपसारणिक रखता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले हम यहाँ मैट्रिक्स लिख लेते हैं अपना, जो मैट्रिक्स आपको गिवन है। पहला कॉलम है 1 1 1, दूसरा कॉलम है आपका 3 4 एंड 3 और तीसरा कॉलम है 3 3 एंड 4। ये आपका 3/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। चलिए अब बात करते हैं इनके सेखंडों की। प्रथम अवयव ये A11 अवयव बोला जाता है। इसके सेखंड को लिखा जाता है कैपिटल A11 से। कैसे फाइंड आउट करते हैं इसको, -1 का पावर i प्लस जे यानी कि 1 + 1 आपका हो गया है। इनटू में मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, उपसारणिक से गुणा करना है। किसके उपसारणिक से, एक के उपसारणिक से। कैसे प्राप्त होगा, पंक्ति और स्तंभ दोनों को छोड़ने के बाद 4 3 3 4 जो एलिमेंट 4 3 3 4 से बनने वाला जो सारणिक है वही 1 का क्या कहलाएगा, उपसारणिक कहलाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 7 आ जाती है। ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर अगला 3 अवयव है, क्या बोला जाएगा, पहली पंक्ति और आपका दूसरा स्तंभ यानी कि कैपिटल A12 से रिप्रेजेंट होगा। -1 का पावर 1 + 2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में आपका उपसारणिक लिखा जाएगा। उपसारणिक इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद 1 3 1 4 1 3 1 4 से बनने वाला सारणिक। तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाती है कैलकुलेशन के बाद, -1 आ जाती है। इसी प्रकार A13 आप फाइंड आउट कर लेंगे। A13 इस 3 का क्या, आपका सेखंड। सेखंड कैसे लिखेंगे, -1 का पावर 1 + 3 इंटू उपसारणिक आपने स्तंभ को छोड़ा, पंक्ति को छोड़ा, 1 4 1 3 1 4 1 3, ये आपका सारणिक बना, इसका उपसारणिक। तो इसकी वैल्यू जो आई कितनी आई, -1 और यहां से क्या मिलेगा, +1, तो सामने वैल्यू आ गई -1। आप कैलकुलेशन कर लेंगे। A21 इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति ये रही पहला स्तंभ, ये 1 का सेखंड लिख दिया। इसी तरह से आगे आप सारे सेखंडों को, हर अवयव के सेखंडों को निकाल लेंगे। आपके पास कितने सेखंड आ जाएंगे, आपके पास 9 एलिमेंट हैं तो 9 के 9 एलिमेंट अपने अपने सेखंड बनाएंगे तो वो सारे सेखंड आपके पास आ जाएंगे और उन सेखंडों से जो मैट्रिक्स बनेगा ये मैट्रिक्स बन देंगे। 7 किसकी जगह, A11 की जगह, यानी कि जिस अवयव का सेखंड है उस अवयव की जगह प्रतिस्थापित कर देने से आपको क्या मिल जाता है, आपको AIJ से यानी कि सेखंडों से बना मैट्रिक्स मिल जाता है। और जब उसका ट्रांसपोज करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है, एडजॉइंट ऑफ A के बराबर आ जाता है, जो आपने सीखा था। तो इस प्रकार आप एडजॉइंट ऑफ A निकाल लेंगे। ठीक है, A के सारणिक का मान बच्चों ने पहले गुणधर्म पढ़ रखा है, किसी भी पंक्ति के अवयवों को उनके सेखंडों से, संगत सेखंडों से गुणा करके योग करने से जो मान आता है वो आपके किसका मान आ जाता है, सारणिक का मान आ जाता है। तो A के सारणिक का मान हमें प्राप्त करना था। तो हम देखिएगा पीछे हमारा जो मैट्रिक्स था उसके पहले अवयव 1 3 3 आपके पास उपलब्ध हैं। तो पहली पंक्ति के अवयवों को गुणा कर देंगे, किन से, पहली पंक्ति के अवयवों के सेखंडों से, और योग करेंगे तो सारणिक का मान आ जाएगा। तो उस विधि से देखिएगा पहला अवयव आपका 1, दूसरा 3 और तीसरा 3। ये कौन सा अवयव है, A11,
A12 और A13 गुणा किससे किया, इनके संगत सहखंडों से। सहखंड देखिए 7, आपने 7 A11 की वैल्यू -1 इस अवयव का सहखंड हो गया और फिर -1, तो आपने यहाँ पर ये वैल्यूज रखी 1 × 7 + 3 × -1 + 3 × -1। प्रत्येक अवयव को अपने सहखंड से गुणा कर दिया, कौन सी पंक्ति के, R1 पंक्ति के। तो आपके पास कितनी वैल्यू आई, 1। तो ए के सारणिक का मान भी आप इस प्रकार निकाल सकते हैं बच्चों। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया आपने, ए के सारणिक का मान निकाल लिया। तो आप सत्यापित भी कर देंगे। आपको सत्यापित करने के लिए क्या बोला गया था बच्चों, आपको सत्यापित करने के लिए बोला गया था कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आपका क्या आ जाना चाहिए, ए का सारणिक इंटू आई। और ए के सारणिक का मान तो कितना आया है, 1 आया है। 1 आया है तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, आई के बराबर। आगे हम गुणन करते हैं। तो देखिए एडजॉइंट ए आपने ट्रांसपोज करके लिख दिया है। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा और तीसरी पंक्ति को तीसरा। आपने ट्रांसपोज के द्वारा, उसके परिवर्त के द्वारा ये एडजॉइंट ज्ञात कर लिया। ए आपका ये मैट्रिक्स है जो गिवन है आपको, और इनटू में एडजॉइंट ए आप निकाल चुके हैं, मल्टीप्लाई में ये कर दिया। पहली पंक्ति पहला स्तंभ देखिए, 1 7 से गुणा होगा, 3 -1 से, और 3 -1 से तो बनेगा 7 - 3 - 3 पहला अवयव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणा होगा -3 से, 3 1 से और 3 0 से। आप देखेंगे -3 1 से होगा तो ये -3 और 3 1 से होगा तो 3 और फिर आपका 3 0 से हुआ तो आपका कितना आ गया, 0 ही आ गया। ये वैल्यू 0 बन जानी है। तो आपके जो ये मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है, देख रहे हैं कि आई की तरह दिखाई दे रहा होगा। ये वैल्यू कितनी, 1 हो जाएगी कैलकुलेशन के बाद। ये वैल्यू देखिए 0, आगे ये गुणन करेंगे तो आप 0 0 1 0 0 0 1। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, आपको क्या मिल गया, आई। यानी कि आपने ए मैट्रिक्स को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई किया तो आपको आई मिल गया और ए के सारणिक का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से आपने सत्यापित कर दिया, आई आपको मिल गया है। तो ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या आ जाता है, आई। और आई के गुणा में ए के सारणिक का मान कितना है, 1। इसको गुणा करने से भी ये आई ही रहेगा, इसलिए ये सत्यापित हो गया। अब बात आई ए इनवर्स की। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपने पहले ही निकाल लिया था। एडजॉइंट ऑफ ए में जब ए के सारणिक का भाग देंगे तो क्या मान आ जाएगा, आपका ए इनवर्स का मान आ जाएगा। अब देखिए एडजॉइंट ए पीछे आपके ने निकाल रखा है, कहाँ पर निकाला है ये देखिएगा, यह 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो ये आपने एडजॉइंट ए की वैल्यू रख दी और ए के सारणिक का भाग दिया, यानी कि 1 का भाग दिया। 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका ए इनवर्स किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल ही आपका ए इनवर्स आ गया। तो ए इनवर्स और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हैं, क्योंकि ए के सारणिक का मान कितना है, 1। तो ये आपने सारा क्वेश्चन कर लिया। इस तरह से आपने देखो आज एक प्रतिलोम मैट्रिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपने ये भी देखा कि किसी मैट्रिक्स का प्रतिलोम मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करता है और कब एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आव्यूह कब व्युत्क्रमणीय होता है और कब व्युत्क्रमणीय नहीं होता। आगे के भाग में हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।